कक्षा 11 की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बेटा कल अपन ने कक्षा 11 में जो टॉपिक शुरू किया था वो था कोशिका, यानी कि अपन ने साइटोलॉजी को स्टार्ट किया था और इसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक तो बताया था बेटा मैंने कोशिका सिद्धांत और उसकी अवधारणाएं, और दूसरी बात जो आपको मैंने बताई थी डिफरेंस किस किस में बेटा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो आज आपकी जानकारी को मैं बता देता हूँ कि जंतुओं और पादपों में कोशिकाएं जो पाई जाती हैं बेसिकली यानी कि मूल रूप से तो समान होती हैं, लेकिन उन कोशिकाओं में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो आज अपन सबसे पहले प्रश्न में उस डिफरेंस को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आप, सबसे पहला जो आज का अपना प्रश्न है, पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर लिखिए। ठीक है बेटा, तो आगे तो मैंने लिख दिया पादप कोशिका, ठीक है ना, और पीछे मैं लिख रहा हूँ जंतु कोशिका, और बीच में बेटा अपन लाइन खींच देते हैं। अपन को इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अंतर्गत डिफरेंसेस पढ़ने हैं। जैसे देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ कि पादप कोशिकाओं के सबसे बाहर की ओर मृत सेल्यूलोज की बनी, सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। किन में बेटा? पादप कोशिकाओं में, जबकि जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। एक अंतर तो ये हो गया बेटा। अब अंतर नंबर 2 पे आइए। पादप कोशिकाओं में बेटा रिक्तिका, रिक्तिका बड़ी वह केंद्रीय भाग में पाई जाती है, बीचों बीच में उपस्थित होती है। अब यदि अपन जंतु कोशिकाओं की बात करें तो इनमें रिक्तिका या तो छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, और बेटा या फिर अनुपस्थित होती हैं। ये अंतर नंबर 2 हो गया बेटा, ठीक है। अब तीसरे पर आइए। पादप कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है हरित लवक, और हरित लवक की उपस्थिति के कारण पादप कोशिकाएं होती हैं बेटा स्वपोषी। क्या मतलब है स्वपोषी का? इसका मतलब ये है कि ये कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं के लिए भोजन का निर्माण स्वयं करती हैं, ठीक है। अब यदि अपन बात करें जंतु कोशिकाओं की तो अपन बोल देंगे बेटा कि हरित लवक एब्सेंट होता है, और हरित लवक की अनुपस्थिति के कारण कैसे होते हैं ये? परपोषी, या बेटा इसको अपन क्या बोल सकते हैं? विषमपोषी, यानी कि अपने पोषण के लिए सदैव दूसरों पर आश्रित रहते हैं। अगले पॉइंट पर आइए बेटा। पादप कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थ, संचित खाद्य पदार्थ, छोटी कक्षाओं में पढ़ लिया होगा आपने, स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं के अंदर संचित खाद्य पदार्थ किसके रूप में बताओगे बेटा? ग्लाइकोजन के रूप में। कितने डिफरेंसेस पढ़ लिए अपन ने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में? 4। नंबर 5 पे आ जाइए। शैवाल और कवकों को छोड़कर इन कोशिकाओं में किस किस को छोड़ा मैंने? शैवाल व
कवकों को छोड़कर, शैवाल एवं कवकों को छोड़कर पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? तारक काय। सेंट्रोसोम या तारक काय अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम या तारक काय उपस्थित होता है। तो 5 अंतर हो गए बेटा। अब अपन नंबर 6 पर आ जाते हैं और छठवां अंतर अपन पढ़ेंगे, ध्यान से सुने, प्लाज्मोडेस्मेटा। अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि बेटा 2 पादप कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्मेटा अथवा जीवद्रव्यी तंतुओं के द्वारा जुड़ती हैं, जबकि 2 जंतु कोशिकाएं आपस में डेस्मोसोम्स के द्वारा जुड़ती हैं। बेटा ये उंगलियों के समान प्रवर्धनुमा रचना होती है, डेस्मोसोम्स। तो यहाँ आकर के आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न मैं ख़त्म कर चुका हूँ। एक बार ध्यान से बोर्ड पर देख लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए बेटा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? नंबर 1, पादप कोशिकाओं के सबसे बाहर की ओर मृत सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। पॉइंट नंबर 2 पर आइए। पादप कोशिकाओं में रिक्तकाएं बड़ी एवं केंद्रीय भाग में यानी कि कोशिका के बीचों बीच में पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तकाएं छोटी अथवा अनुपस्थित होती हैं। तीसरे पॉइंट पर आइए। पादप कोशिकाओं में हरित लवक उपस्थित होता है, ठीक है बेटा, और हरित लवक की उपस्थिति के कारण ये कोशिकाएं स्वपोषी होती हैं। दूसरी साइड में आ जाइए बेटा। जंतु कोशिकाओं में हरित लवक अनुपस्थित होता है और हरित लवक की अनुपस्थिति के कारण ये कोशिकाएं परपोषी अथवा विषमपोषी होती हैं। नंबर 4 पे आ जाइए। संचित खाद्य पदार्थ। पादप कोशिकाओं में संचित खाद्य पदार्थ क्या होता है बेटा? स्टार्च, जबकि जंतु कोशिकाओं में संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है। आगे चलिए। शैवाल एवं कवकों को छोड़कर इन कोशिकाओं में सेंट्रोसोम अथवा तारक काय एब्सेंट होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में तारक काय अथवा सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। एंड बेटा लास्ट पॉइंट पर आ जाइए कि 2 पादप कोशिकाएं आपस में जीवद्रव्यी तंतुओं अथवा प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा जुड़ी रहती हैं, ठीक है, जबकि 2 जंतु कोशिकाएं आपस में उंगलियों के समान प्रवर्धों द्वारा आपस में जुड़ती हैं। इन उंगलियों के समान प्रवर्धों को क्या बोलते हैं? डेस्मोसोम्स कहते हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। गुणसूत्र बिंदु क्या है ना? तो बेटा 1 मिनट, इसके लिए आपको गुणसूत्र की संरचना देखनी पड़ेगी। देखिए बेटा, ये मैंने आपको समझाने के लिए गुणसूत्र की संरचना रफली बना दी। तो बेटा गुणसूत्र का निर्माण 2 भुजाओं से होता है और इसकी प्रत्येक भुजा को क्रोमेटिड कहते हैं। सुन लिया बेटा, क्रोमेटिड। तो गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड जिस बिंदु के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं उसी बिंदु को गुणसूत्र
बिंदु, या इसे अंग्रेजी में बोलें तो सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है बेटा, गुणसूत्र बिंदु अथवा सेंट्रोमियर। तो यदि आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो आप यही बोल दोगे कि गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड जिस बिंदु के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं उसे गुणसूत्र बिंदु अथवा क्रोमेटिड कहते हैं। बेटा आगे इसमें आपको क्या पढ़ना है कि गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार। तो बोर्ड पे देखिए, देखो बेटा यहाँ सबसे पहले तो मैं क्रम संख्या लिख देता हूँ, उसके बाद बेटा गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र का प्रकार, गुणसूत्र का प्रकार। तो 4 प्रकार समझाऊंगा अभी आपको। इसके बाद बेटा ये बताऊंगा कि उसमें सेंट्रोमियर अथवा गुणसूत्र बिंदु की स्थिति कहाँ पे है, सेंट्रोमियर की स्थिति। अगले डायग्राम में अगले आरेख में अपन उसका रफली चित्र बना देंगे और लास्ट वाले सेक्शन में अपन ये बताएंगे कि एनाफेज कोशिका विभाजन की एक अवस्था है, एनाफेज में गुणसूत्र की आकृति किस प्रकार की होगी। तो ये आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे एक छोटी सी टेबल मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो प्लीज़ बेटा ध्यानपूर्वक समझें। तो देखो गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के 4 प्रकार होते हैं। तो बेटा पहले कॉलम में मैंने 1 से 4 तक की गिनती लिख दी। आप देखिए सबसे पहले तो मैं प्रकार लिख रहा हूँ मध्य केंद्रीय। इंग्लिश में यदि इसको मैं लिखूँ तो मैं बोलूँगा मेटासेंट्रिक गुणसूत्र हो गया। ठीक है, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है सेंट्रोमियर की स्थिति कहाँ पर होगी, मध्य में। यदि अपन इस प्रकार के गुणसूत्र अथवा क्रोमोसोम का चित्र बनाना चाहें तो बेटा वो चित्र इस प्रकार से बनेगा। गुणसूत्र बिंदु को बीचों बीच में बनाना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में इसकी आकृति वी शेप। एनाफेज अवस्था में ऐसे गुणसूत्रों की आकृति जो मध्य केंद्रीय होते हैं कैसी होती है, वी के समान। अब आ जाइए बेटा दूसरे प्रकार पे, उपमध्य केंद्रीय। क्या लिखूंगा इंग्लिश में, सब मेटासेंट्रिक, ये लिख दिया। तो कहाँ पे होगा इसमें, सेंट्रोमियर मध्य से थोड़ा हटकर। तो बेटा अपन चित्र भी इसी प्रकार से बनाएंगे, सेंट्रोमियर को मध्य से थोड़ा सा इधर उधर खिसका देंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में एनाफेज में गुणसूत्र की आकृति एल शेप या बेटा आई शेप भी हो सकती है। तो ये दोनों प्रकार की आकृतियाँ अपन को इसमें लिखनी पड़ेंगी। आगे चलिए, तीसरा प्रकार अंत केंद्रीय। और अंत केंद्रीय को अपन इंग्लिश में बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं बेटा, टीलोसेंट्रिक। इसमें गुणसूत्र बिल्कुल आपको सिरे पर बनाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपके सामने चित्र में बना दिया है। तो बेटा ऐसी स्थिति में गुणसूत्र की आकृति एनाफेज अवस्था के अंतर्गत आई के समान होगी।
तो बेटा अब आ जाइए लास्ट पे, उप अंत केंद्री। और इसको अपन बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे बेटा? एक्रोसेंट्रिक। क्या होगा इसका? सिर से थोड़ा नीचे। यहाँ पे लिख देता हूँ, सिरे से थोड़ा नीचे। और बेटा इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, और इसमें जो आकृति होगी एल या आई शेप। तो बेटा आपके सामने ये प्रश्न मैंने बताया था कि भाई सेंट्रोमियर क्या होता है, और सेंट्रोमियर के आधार पर यानी कि गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो एक बार आप सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। देखो, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के? 4। मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। हिंदी बोलें तो मध्य केंद्री, उपमध्य केंद्री, अंतः केंद्री और उप अंत केंद्री। सेंट्रोमियर की स्थिति मध्य में, उपमध्य केंद्री में मध्य से थोड़ा हटके, अंतः केंद्री में सिरे पर, और उप अंतः केंद्री में सिरे से थोड़ा नीचे। चित्र देख लीजिए, और एनाफेज अवस्था में इसकी आकृति आपके सामने बना दी। ठीक है बेटा, तो आज के इस वीडियो में अपन ने केवल 2 प्रश्न किए। एक तो बेटा जंतु और पादप कोशिकाओं में क्या डिफरेंस है, और दूसरा अपन ने पढ़ा गुणसूत्र बिंदु क्या है, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र की आकृति किस प्रकार की होती है, तो ध्यानपूर्वक इनको आप पढ़ना। आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।